हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। स्टूडेंट्स, एक चीज़ जो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ वो ये कि नो मैटर व्हाट इवेंट हैज़ हैपेंड, वेदर इट वाज अ सक्सेस, वेदर इट वाज अ फेलियर, वेदर इट वाज अ न्यू जर्नी, वट एवर इट इज़, दैट इवेंट इट हैज़ हैपेंड इन आवर लाइफ जस्ट टू मेक अस लर्न। कोई भी इवेंट है उसके होने का फ़ायदा तभी है जब आपने उससे कुछ सीखा हो। और ऐसा ही था हमारा नबार्ड ग्रेड 2024 का फेज़ 1 और फेज़ 2 एग्ज़ाम। फेज़ 1 भी ओवर हो चुका है, फेज़ 2 भी ओवर हो चुका है और अब टाइम आता है कि हम इन दोनों फेसेस से कुछ लर्निंग्स लें। क्यों ज़रूरी हैं ये लर्निंग्स? ताकि वो बच्चे जो 2025 अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस इन लर्निंग्स को अपनी प्रिपरेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकें, अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकें। राइट, सो इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट you are incorporating these learnings in your 2025 strategies, we have brought to you this session। और इस सेशन में मेरी हेल्प कर रहे हैं गुरकीरत सर। आई वेलकम हिम। वेलकम सर। Thank you, ma'am. And guys, I hope you are now ready for the 2025 exam. ठीक है, तो चलिए फिर आपकी 2025 जर्नी को और आसान बनाने के लिए हम इस सेशन में आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कि इस सेशन के अंदर हम आपके साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। आपको जगह-जगह रुक कर के स्क्रीनशॉट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए हो, देन यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल और वहाँ से आपको सेशन का पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा। चलिए, अब हम आगे चलते हैं लर्निंग्स की तरफ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फेज़ 1 की, तो फेज़ 1 में यहाँ पर हमारे पास 8 कंपोनेंट्स थे। हम कंपोनेंट वाइज़ डिस्कस करते हैं कि किन-किन कंपोनेंट्स से हमारी क्या मेजर लर्निंग्स थी। देखिए, सबसे पहले आता है नॉन मेरिट सेक्शन। नॉन मेरिट सेक्शन के अंदर वी हैव क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग। इन कंपोनेंट्स की जो तैयारी है वो आपको वैसे ही रखनी है जैसे अभी तक आपने रखी थी। देयर वाज नो मेजर लर्निंग हेयर। पेपर जो था अपने उन्हीं सेट ट्रेंड्स पे था, डिफिकल्टी लेवल भी वही था जो हर साल रहता है। अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चंस किन टॉपिक से आए थे, तो इट वाज एवरीथिंग विच वी एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो भी हमने एक्सपेक्टेड लाइंस यहाँ पर डिफाइन करी थी तो पेपर पूरा एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था। तो जो हमारा नॉन मेरिट सेक्शन है उसके अंदर कोई मेजर लर्निंग्स नहीं है। यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी स्ट्रैटेजी के साथ प्रोसीड कर रहे थे नॉन मेरिट सेक्शन को लेकर के, आपको वही कंटिन्यू करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ, विच इज़ जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस इस साल का वो पेपर था जिसने सबकी नींदें उड़ा दी थी, चाहे वो आप स्टूडेंट्स हों चाहे वो हम फैकल्टीज़ हों। तो हम बात करते हैं कि इस सेशन के अंदर क्या क्या इश्यूज थे, क्या नई लर्निंग्स हैं, और गुरकीरत सर इसमें पूरा हमारा साथ देंगे। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जी मैम। ये जो हम एक कॉमन स्ट्रक्चर बताते हैं जीए, हमेशा हम ट्रेडिशनली अपने यही सजेस्ट करते आ रहे हैं कि अगर आपको जनरल अवेयरनेस के लिए प्रिपेयर करना है, देन यू प्रिपेयर गवर्नमेंट स्कीम्स, रिपोर्ट्स, रेलेवेंट करंट अफेयर्स एंड द स्टैटिक जी। तो बिल्कुल। क्या इस साल के पेपर में इस स्ट्रक्चर से चेंज होकर के कुछ क्वेश्चंस आए थे? आई थिंक मैम आपका पहला पॉइंट बिल्कुल सही था कि अगर इस साल कोई बच्चा किसी सेक्शन को देख के आई कैन से शॉक हुआ है या रोया है, लिटरली आई कैन यूज दिस वर्ड रोया है, दैट इज ए जीए सेक्शन। तो रीज़न क्या था, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिशनल, जैसे मैंने आपको बताया, हम बोलते थे स्कीम्स पढ़े, रिपोर्ट्स पढ़ी, करंट अफेयर्स आई यूज टू से कि आप स्कीम्स, ईएसआई करंट अफेयर्स, एआरडी करंट अफेयर्स एंड नॉर्मल पर्सन इन न्यूज़ अपॉइंटमेंट, साइंस एंड टेक, इनकी न्यूज़ पढ़ के जाइए और उससे क्वेश्चन जनरली आते हैं। इफ यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज द शॉकर दैट वाज सीन हियर। शॉकर क्या आया, और पता नहीं यार ये नाबार्ड की क्या स्ट्रेटजी थी या क्या था उनके मन में आया, उन्होंने आपसे पूछे फाइनेंस के क्वेश्चन। फाइनेंस के भी कोई ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछे, उन्होंने देखिए क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन में पूछा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में सीओडी का मैक्सिमम पीरियड कितना होता है। दे आस्क यू क्वेश्चन ऑन सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री, मिनिमम नेट ऑन फंड फॉर द फुल फ्लेज मनी चेंजर। देन उन्होंने आईओएसओ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के ऊपर क्वेश्चन पूछा। अगर मैं आपको इन 4 क्वेश्चंस के बारे में पूछूं, आप मुझे किसी दिन भी पूछिए कि सर क्या ये क्वेश्चंस हमें 2024 से पहले प्रिपेयर करने थे, आई वुड डेफिनेटली से नो। क्योंकि इतना कोर फाइनेंस नाबार्ड में पूछना, ना तो आज से पहले कभी उन्होंने पूछा था और ना ही एक्सपेक्टेड था। क्योंकि अगर हम इस सिलेबस को भी आप देखोगे तो कहीं पे भी नाबार्ड के पूरे पेपर में ना फाइनेंस एज अ टर्म और काफ़ी मतलब स्टैटिक पार्ट इतना पूछा ही नहीं गया, ना वो इतना रेलिवेंट लगता है, क्योंकि नाबार्ड इज को टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, तो वो एग्री स्टैटिक क्वेश्चन पूछते, वी कुड डाइजेस्ट दिस थिंग। अभी भी आई कुड नॉट, अगर इफ यू आस्क मी मैम कि क्या मैं इसके बारे में बोलूं कि क्या कहाँ से निकाला होगा, क्यों डाला है, टिल नाउ आई एम सर्चिंग टुवर्ड्स दैट थिंग कि व्हाट माइट बी द पॉसिबल रीजन नाबार्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। आई थिंक वन ऑफ द रीजन कैन बी नाबार्ड वांट्स टू शॉक एवरीबॉडी। इट्स नॉट जस्ट यू गाइज, इट्स नॉट जस्ट अस, नाबार्ड वांट्स टू शॉक एवरीवन कि
ऐसा नहीं कि तुम फाइनेंस मत पढ़ो, फाइनेंशियल अवेयरनेस की। अब टर्मिनोलॉजीज जो हैं, वी कुड से कि हाँ यार, अब बेसिक जो फाइनेंस जो हम आरबीआई में बोलते थे बच्चों के, जिन्होंने आरबीआई में बेसिक फाइनेंस स्टैटिक पढ़ा होगा, टर्मिनोलॉजीज वो पूछी हैं। बट अगेन आई कुड नॉट से वन थिंग हियर कि क्या ये शॉकर ऑफ 1 ईयर था, क्या ये पैटर्न है, क्योंकि एक एग्जाम से हम कभी नहीं बोल सकते कि ये पैटर्न बन गया है। बट हाँ, ये जरूर है कि यार यहाँ से इतना तो सीख लिया कि अगर आप 2025 के सीरियस एस्पिरेंट्स हों, तो भाई ये भूल जाओ कि सर फाइनेंस छोड़ देना नहीं। फाइनेंस की जो, चाहे वो सेबी की न्यूज़ है, इरिडाई की न्यूज़ है, चाहे वो बेसिक फाइनेंस स्टैटिक के टर्म्स हैं, आपको वो आइडिया होना चाहिए। दैट इज़ वन मेजर लर्निंग फ्रॉम दिस ईयर्स एग्जामिनेशन। तो ये तो बहुत बड़ा अकेले लर्नर है जो आपको पक्का करना ही करना है। सर मैं इसमें एक चीज़ आपसे पूछना ये चाहूँगी कि कितने क्वेश्चंस इस तरीके के हमें देखने को मिले थे? 2-4 थे? क्योंकि आउट ऑफ 20 अगर 2-4 क्वेश्चंस थे तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो इतना निकल कर नहीं आता है। आप कह रहे हो कि नहीं करना ही करना है, तो कितने क्वेश्चंस आए थे कि आप हम इस कंक्लूजन पे निकले हैं कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा? तो देखिए, अगर वो 40 में से 2 या 3 हो ना, तो कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो अच्छी बात है। बट अगर 20 में से आपसे 5 से 6 क्वेश्चन फाइनेंस के पूछ जाए, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए शॉकर कंप्लीट ही रोलर कोस्टर हो जाता है। बट दिस ईयर इट वाज नॉट जस्ट 4 to 5 क्वेश्चन, देयर वर अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन थे जो कि फाइनेंस रिलेटेड ही थे। 1-2 क्वेश्चन करंट के थे, बाकी तो सारे ही। अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या सीओडी न्यूज़ में है, स्टैटिक पार्ट ऑफ फाइनेंस है, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड स्टैटिक पार्ट ऑफ फाइनेंस है, एफएफएमसी स्टैटिक पार्ट ऑफ फाइनेंस है। तो ये करंट ऑफ फाइनेंस भी नहीं है, ये तो कोर फाइनेंस स्टैटिक ही उन्होंने पूछा है। तो ये एक चीज तभी मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि अगर 7-8 क्वेश्चन आए हैं भाई, ये तो फिर एक काइंड ऑफ उन्होंने या तो आपको एक इंडिकेशन दिया कि अगले साल तैयार होके आना, नहीं तो फिर इसी तरह पीटेंगे और फिर इसी तरह आपको भगाएंगे। दैट इज वन लर्निंग। ओके, तो इसके बाद एक तो हमारी लर्निंग ये थी कि जनरल अवेयरनेस के अंदर फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो थे वो हमें देखने को मिले। इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर लर्निंग है दैट इज द रैंडम क्वेश्चंस फ्रॉम जीए। सर इसका क्या मतलब है? रैंडम मतलब कितने रैंडम? देखिए, रैंडम का मतलब दिस इज नॉट आई कुड से नॉट अ नॉर्मल टर्मिनलाइजेशन आई यूज टू यूज विद द स्टूडेंट्स, कि मैं कभी यूज नहीं करते बट रैंडमाइजेशन। बट इस बार मुझे यूज ये करना पड़ा है। बट इसका रीजन है, देखिए, अब हिंडन एयरफोर्स हम सबने पढ़ा था बिकॉज शेख हसीना फ्लैट अवे फ्रॉम इंडिया, सो वी हिंडन एयरफोर्स वाज सीन इन, हिंडन एयरबेस वाज सीन इन न्यूज़। तो क्वेश्चन ही क्या पूछा, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन बिगेस्ट है, आप बताइए कौन सी पोजीशन होल्ड करता है ग्लोबली। यार, वो कहीं न्यूज़ में दूर दूर तक नहीं था कि हिंडन एयरफोर्स में, सिर्फ इतना न्यूज़ आया था कि शेख हसीना जी यहाँ पे आई हैं और देन शी फ्लैड अवे, तो शी फ्लैड फ्रॉम पाकिस्तान, सॉरी बांग्लादेश, तो इंपॉर्टेंट था। अब हिंडन, अब आज से तो मैं बोलूँ कोई भी बंदा फ्लैट करेगा इंडिया में आया तो मैं सारी हिस्ट्री तो नहीं पढ़ूंगा, तो ये कंप्लीटली अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन आया था। फिर देखिए, जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज इन 2024, इसका भी कोई ऐसा, क्योंकि ये चीजें चेंज होती रहती हैं, इसका कोई ऐसा, या तो बोलो ना कोई डिटेल रिपोर्ट में से क्वेश्चन है, तो देयर वाज नो स्पेसिफिक रिपोर्ट ऑन दिस स्पेसिफिक थिंग। अगेन उन्होंने कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। तो ये मैं रैंडमाइजेशन इसलिए पूछता हूँ, और हमेशा 1-2 क्वेश्चंस हमें एक्सपेक्ट होते हैं, बट इस बार भी जो 2-3 क्वेश्चन थे वो कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, बिकॉज इसका आप, अगर मैं बोलूँ कि स्टूडेंट को लग रहा है ये मिस है, ये मिस नहीं है बेटा, ये तो कंप्लीटली क्वेश्चन ही रैंडम है। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन ना आप इसकी तैयारी कर पाओगे अगली बार भी, तो आपको रेडी रहना कि अगर ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको जी में मिलेंगे, तो दैट यू हैव टू लीव, दैट इज द लर्निंग हियर। और ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको शो करती हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो था कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक नई वैरायटी लॉन्च करी है वीट की, तो वो क्या वैरायटी है? स्टूडेंट्स, हमने इस क्वेश्चन के लिए हर जगह सर्च किया कि कहाँ से पूछा होगा। लेट मी टेल यू द सोर्स, और उसके बाद पता चलेगा कि हमने वो टर्म रैंडम क्वेश्चंस क्यों यूज़ किया था। इंडियन एग्रीकल्चर, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ दिया हुआ है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी एनुअल रिपोर्ट आई थी। उस एनुअल रिपोर्ट में देयर वर 10s and 20 of varieties, different varieties which were created, और उनमें से एक वैरायटी पे इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया। इसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो निल है। आप पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, इतनी सारी वैरायटीज़ को याद करेंगे, और फिर उसमें से एक क्वेश्चन आएगा, और आएगा भी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज से नहीं थे, स्टैंडर्ड टाइमलाइन से नहीं थे, तो वो आते हैं हमारे रैंडम क्वेश्चंस की कैटेगरी के अंदर। तो जो दूसरी लर्निंग थी वो ये थी कि हमें बहुत से रैंडम क्वेश्चंस भी यहाँ देखने को मिले। देखिए, आज जब हम इस डिस्कशन को कर रहे हैं तो ये रैंडम क्वेश्चन से हमें इतनी सरदर्दी नहीं हो रही है, बट जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठ के इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहा था, पहले उसने 7-8 क्वेश्चंस देखे फाइनेंस के, उसके बाद वो 2-4 क्वेश्चंस ऐसे रैंडम देख रहा है, उसका क्या हाल हुआ होगा उस पेपर को लेकर के? दैट इज द मेन कंसर्न हियर।
उसके बाद हम आगे चलते हैं। द थर्ड थिंग इज द स्कीम्स पार्ट वाज आल्सो डिफिकल्ट। तो स्कीम्स जो होती हैं वो जनरली हम जनरल अवेयरनेस के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, ईएसआई के पेपर में भी प्रिपेयर करते हैं, बट सर जीए के पेपर में इस बार जो स्कीम्स आई थी वो इतनी अनकन्वेंशनल या इतनी डिफिकल्ट किस तरीके से थी? आई थिंक ये अनकन्वेंशनैलिटी ना वो फाइनेंस से निकल के आई है। मैं आपको बताऊं, देखिए अगर आप इस स्कीम को देख रहे हैं वॉलंटरी रिटेंशन रूट, इट्स नॉट अ नॉर्मल स्कीम। आरबीआई की कोई खुद की स्कीम है वॉलंटरी रिटेंशन रूट, और ये स्कीम न्यूज़ में भी नहीं थी। ये भी मैं अगर बोलूँ काइंड ऑफ अ स्टैटिक पार्ट ही था जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि वॉलंटरी रिटेंशन रूट में मिनिमम रिटेंशन पीरियड कितना होता है। ये भी काइंड ऑफ स्टैटिक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है सरल सुरक्षा बीमा योजना के ऊपर। देखिए अगर आप नाबार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोग भी पहले यही बोलते थे, सेबी हो गया, इरेडाई हो गया, इसकी न्यूज़ ज़्यादा डिटेल में मत पढ़िए बिकॉज क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही कम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आया, फिर आपका फेज 2 में क्वेश्चन आया था ऑन द जेपी मॉर्गन इंडेक्स के ऊपर। अगेन द क्वेश्चन दैट वाज फ्रॉम द फाइनेंस सेक्टर हियर। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूँ एक लर्निंग ये है कि अब रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी कर रही हो। देखिए अगर आरबीआई वाले बच्चे तो उनका बोलता है ठीक है यार एक आधा क्वेश्चन एग्रीकल्चर का आ गया तो ठीक है देख लो, बट नाबार्ड वालों को मैं ये जरूर बोलूंगा कि ये सेक्शन में अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये भूल जाओ कि फाइनेंस, क्योंकि हम ईएसआई पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि फाइनेंस नहीं पूछा जाएगा, बट फाइनेंशियल अगर न्यूज़ आ रही है, चाहे वो इरेडाई की आ रही है, चाहे वो सेबी की न्यूज़ आ रही है, यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दैट थिंग। आई विल नॉट से गो विद द टेक्निकलिटीज, बट आपको पता तो होना है कि ये बेसिक चीज़ें, सरल सुरक्षा बीमा योजना, ये भी कहीं ना कहीं स्टैटिक पार्ट्स है, क्योंकि न्यूज़ में ये भी नहीं थी। ठीक है, तो ये तो दोनों क्वेश्चन अनऑर्थोडॉक्स पेपर में, अनऑर्थोडॉक्स वे से ही पूछे गए हैं। बट आई थिंक मैं बोलूंगा कि लर्निंग जो आप ले सकते हो यही है कि आपको जो भी फाइनेंस की न्यूज़ है शुड हैव एन आइडिया ऑफ दैट। ठीक है जी। तो अगर मैं समराइज करूं कि जनरल अवेयरनेस के लिए अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो किन लर्निंग्स को, किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है? पहली चीज़ तो ये है कि फाइनेंस करंट अफेयर्स और फाइनेंस स्टैटिक पार्ट जो है वो आपको नहीं छोड़ के जाना। करंट अफेयर्स 3 to 5 मंथ्स ऑफ फाइनेंस करंट अफेयर्स आपने डेफिनेटली करना है। और रही बात स्टैटिक की, तो स्टैटिक के अंदर आपको बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, फॉरेन मार्केट्स, प्राइमरी मार्केट्स, सेकेंडरी मार्केट्स, रेगुलेटरी बॉडीज, ये बेसिक चीज़ें जो है फाइनेंस की, एटलीस्ट ये आपको करके जानी है, एटलीस्ट टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। दिस इज द फर्स्ट एंड द मेजर लर्निंग। सेकेंड लर्निंग जो है ना स्टूडेंट्स, वो ये है कि देखिए पेपर हमने देखा कि इट वॉज रैंडम, तो ऐसा ही रैंडम अगले साल भी कुछ हो सकता है। इस बार उन्होंने फाइनेंस एलिमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, मे बी नेक्स्ट ईयर वो कुछ और नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दें। तो आपके लिए जो सेफ स्ट्रैटेजी है ना वो ये है कि इस जो सेक्शन है, जीए का जो सेक्शन है, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के मत जाना। ठीक है, अपने दिमाग में ये बात रख करके पेपर देने जाना कि ये सेक्शन जो है वो रैंडम हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चंस मुश्किल हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके का एक अनकन्वेंशनल पेपर आता है और आपको लगता है कि मैंने तैयारी अच्छी करी है पर ये मेरे स्टैंडर्ड सोर्सेज से क्वेश्चन नहीं है, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि अगर तैयारी के बाद आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते तो बाकी बच्चों को भी क्वेश्चंस नहीं आते होंगे। उस वक्त अपने कॉन्फिडेंस को सेव करने पर ज़्यादा ध्यान देना, और उस इनके अलावा जो और क्वेश्चंस, जो 6-7 क्वेश्चंस डुएबल हैं, ठीक है, आप उनको करने पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस की वजह से अगर आप अपना कॉन्फिडेंस शैटर कर लेते हैं वहां पर और उन 6-7 क्वेश्चंस में भी ब्लंडर कर देते हैं, सो दैट्स एन एब्सोल्यूट नो नो। वो एक सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी जो आपको नहीं करनी है एज फार एज द जीए सेक्शन इज कंसर्न। ठीक है मैम, इस 2 पॉइंट्स ऐड करूँगा। देखिए एक चीज़ और है, जैसे मैम ने बोला, बस एक पॉइंट मैं ये बोलूँगा वाइस कि ये अगर एक बार अनकन्वेंशनल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यही सोचिए कि हर बार अनकन्वेंशनल आएगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, एक लर्निंग यहाँ पे और क्या है, कई क्वेश्चंस ना आपको एग्जाम में ऐसे देखने को मिलेंगे कि आपको लगा अच्छा यार आता है आता है आता है, और फिर लास्ट मिनट में आके लगेगा यार ये तो मैंने अच्छी तरह पढ़ा था बट जो क्वेश्चन उसने पूछा है वो मैंने नहीं पढ़ा था। ये बहुत बार हुआ है। तो जीए सेक्शन में अगर आपको किसी भी सेक्शन में देखिए, क्योंकि इस बार जीए अनकन्वेंशनल है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यार सिर्फ जीए ही अनकन्वेंशनल हो सकता है। पेपर में तो अगले साल हो सकता है ईएसआई अनकन्वेंशनल आ जाए या एआरटी में कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ें आ जाएँ। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, आप सबसे पहले अपने कट ऑफ का ध्यान रखो। तो अगर पेपर इतना मुश्किल आया था तो जैसे मैं आपने बोला 4-5 क्वेश्चन तो कर सकते थे ना यार, आप कट ऑफ निकालो पहले। आप ये मत सोच के जाओ ना कि जीए में मेरे, अगर मैं गया हूँ तो 20 में से 18 नंबर मेरे नहीं आए तो इसका मतलब जीए अच्छा नहीं आया। तो जीए में अगर 20 में से 10 क्वेश्चन तो आते ही बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स आ गई। तो 10 क्वेश्चन आए, अगर उसमें से आपका 60% रेशियो का भी एवरेज है तो 6 क्वेश्चन तो फिर भी 6 नंबर आए ना। तो आप उस 6 पॉजिटिव के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? आपको वो सोच के जाना है इस एग्ज़ाम में, और ऐसा नहीं है कि जीए को आप पढ़ो ही मत। पढ़ के ज़रूर जाना, दैट इज़ द ओनली थिंग आई वुड से। ठीक है, तो जीए का सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलते हैं ईएसआई की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, अगेन जैसा कि मैंने नॉन मेरिट सेक्शन के लिए कहा था, ईएसआई वो सेक्शन था जहां पर इस पेपर में आप सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते थे।
जो ट्रेडिशनली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ईएसआई किन लाइंस के ऊपर आया था, उन्हीं लाइंस के ऊपर हमारा ईएसआई का सेक्शन आया था। सेम गवर्नमेंट स्कीम्स डोमिनेटिंग थी, करंट अफेयर्स डोमिनेटिंग थे, स्टैटिक से ना के बराबर कोई क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, और जो स्कीम्स भी यहाँ पूछी गई थी हमारे स्टैंडर्ड जो सोर्सेज हैं पीआईबी, न्यूज़पेपर्स, वहीं से पूछी गई थी। नथिंग वेरी अनकन्वेंशनल, बिल्कुल सिंपल अपने लाइन पर पेपर आया था एंड इट वॉज डूएबल पेपर। ईएसआई वो कॉम्पोनेंट था जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते थे। सो अगेन ईएसआई से कोई मेजर लर्निंग्स नहीं है। जो अभी तक आप अपना एक ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अप्रोच फॉलो कर रहे थे ईएसआई प्रिपरेशन के लिए, आपको आगे भी वही करना है। ठीक है, तो ईएसआई हो गया। अब हम आगे चलते हैं एआरडी की तरफ, और ये जो मैंने ईएसआई बताया ये बोथ फेज 1 एंड फेज 2 पर्सपेक्टिव से है। यहाँ पे बस मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ईएसआई फेज 2 में इस बार एक चीज़ अनकन्वेंशनल थोड़ा सा क्या था कि एक तो थीम बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। वो ऐसा नहीं है कि पूरे एक ही स्कीम पर उन्होंने सारे क्वेश्चंस पूछे, आपसे थीम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट थिंग। पहले नाबार्ड ना हार्डली एक आधा क्वेश्चन पूछता था, इस बार नाबार्ड ने तकरीबन सारे क्वेश्चन थीम बेस्ड पूछे। वन ऑफ द शॉकर वाज हम लोग एक्सपेक्ट करते थे नरेगा स्कीम पे बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आया, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने यस इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जाके एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा। तो वो चीज़ थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे क्वेश्चन पूछा गया जो कि स्टैटिक का पार्ट था। अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो इट्स अ थिंग दैट यू कैन मैनेज, बट इट्स नॉट अ थिंग कि मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा बच्चों ने डिटेल में पढ़ा होगा। तो ये चीज़ें ज़रूर हैं, बट आई विल नॉट से अगेन इट्स अ शॉकर, इट्स नॉट अ शॉकर, क्योंकि आप इतने बड़े लेवल के पेपर की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है यार, अगर आप 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन कर रहे हो ऑब्जेक्टिव के, तो उसमें 1-2 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे आपको देखने को मिलेंगे ही ना, तो वो चीज़ यहाँ पे थी। बट दैट इज़ वन लर्निंग आई वुड अगेन से कि स्पेसिफिकली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दोज स्कीम्स व्हिच आर मेंशन्ड इन योर सिलेबस, चाहे वो एमजी नरेगा स्कीम है, चाहे वो एनआरएलएम स्कीम है, उसके बारे में अगर कहीं पे भी कुछ भी आ रहा है, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर उसकी बात हो रही है, चाहे आरबीआई के किसी डॉक्यूमेंट में उसके बारे में बात हो रही है, या फिर किसी भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स में या वर्ल्ड बैंक ने उसके बारे में बात की है, आपको सिर्फ स्कीम का डाटा नहीं, आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, बिकॉज नाउ वो गॉन आर दोज डेज कि वो आपको एनआरएलएम से बेसिक चीज़ें पूछेंगे, क्योंकि वो हम सब ने पढ़ा दी, इतने लोगों ने पढ़ा दी है ना कि नाबार्ड इज नाउ प्लेइंग अ स्मार्ट ऑन दैट थिंग कि पढ़ा दी तुमने, चलो आज तुम्हें नई चीज़ पूछता हूँ। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। अब हम चलते हैं हमारे सबसे हीरो कंपोनेंट की तरफ नबार्ड का, विच इज़ दी एआरडी की। एआरडी का जो कंपोनेंट था वो इस साल कैसा आया था, देखिए। अगर मैं बात करूं एआरडी स्टैटिक की, तो स्टैटिक का कंपोनेंट हमेशा डोमिनेटिंग होता है एआरडी के अंदर। फेस 1 के अंदर आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैटिक पार्ट से थे। ठीक है, तो वेटेज में चेंज नहीं हुआ। वेटेज में जो चेंज होता है वो होता है करंट अफेयर्स, सॉरी फेस 2 के अंदर। फेस 2 के अंदर पहले हम एक्सपेक्ट किया करते थे कि 80% जो है वो स्टैटिक ही आया था, बट दिस ईयर आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस ऑफ एआरडी ऑब्जेक्टिव, 8 क्वेश्चंस, मेजॉरिटी ऑफ देम वर फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड 7 क्वेश्चंस वर फ्रॉम स्टैटिक पार्ट। तो एक 50-50 रेशियो बन गया है, जो पहले हमारा 80-20 का रेशियो हुआ करता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टैटिक से हमारी लर्निंग्स क्या हैं। सबसे पहली जो लर्निंग है ना वो है इन डेप्थ क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा सर ने स्कीम्स के लिए बोला कि नरेगा हो गया, एनआरएलएम हो गया, ऊपर ऊपर से सबने पढ़ लिया, अब वो डेप्थ में जा रहे हैं। तो यही चीज़ इन्होंने एआरडी के साथ भी करी थी। बहुत से क्वेश्चंस जो थे वो इन डेप्थ थे। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देखते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक न्यूमेरिकल्स नॉर्मली जो हमारा फार्म इंजीनियरिंग वाला चैप्टर है वहाँ से न्यूमेरिकल्स नहीं आते। इससे पहले नबार्ड के अंदर हमने न्यूमेरिकल्स नहीं देखे थे, बट इस साल ये न्यूमेरिकल आ गया। इट वाज अ इन डेप्थ क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े थे फार्म इंजीनियरिंग में उन पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ये था। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स वेयर द रूट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर व्हाइल द स्टेम्स एंड लीव्स फ्लोट और राइज अबव द वाटर सरफेस। तो इस तरीके से एक्वेटिक प्लांट्स पे जो क्वेश्चंस हैं और इतना डिटेल में वो नहीं आते। मेजरली इस तरह के इन डेप्थ क्वेश्चंस जो होते हैं वो एएफओ जैसे एग्जाम्स की खासियत होती हैं। नबार्ड में ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल दिस ईयर द क्वेश्चन देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वर क्वाइट इन डेप्थ। ठीक है, सिमिलरली अगर ये टाइप्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की आप बात करें, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम सबने एआरडी में पढ़ा भी होता है और पढ़ाया भी होता है, लेकिन यहाँ पर इस बार उन्होंने टाइप्स ऑफ ड्रिप इरिगेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया, अगेन जो कि नबार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं है। एएफओ में या जो और एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वहां पर ये पूछा जा सकता था, नबार्ड लेवल का ये क्वेश्चन नहीं था। बट अगेन इससे ही हमें क्लू मिलता है कि वी हैव टू स्टडी द टॉपिक्स इन डेप्थ। अगेन अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सीडलेसनेस, इसे तो मैं इन डेप्थ भी नहीं कहूंगी, दिस वॉज प्योरली अ रैंडम क्वेश्चन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म गैलेक्टोपोइसिस। ये टॉपिक क्वेश्चन है मिल्किंग के ऊपर। मिल्किंग एक ऐसा टॉपिक हो गया, एनिमल हस्बेंड्री में हम मिल्किंग पढ़ाते हैं बट बिल्कुल डेप्थ में नहीं पढ़ाते थे अभी तक, लेकिन
पिछले 2-3 सालों से मिल्किंग का टॉपिक जो है वो हर एक एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम में पूछा जा रहा है, चाहे वो नाबार्ड हो चाहे वो एएफओ हो। तो ये एक मेजर लर्निंग है कि मिल्किंग जो एक टॉपिक है हमारा, उसे हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और काफ़ी इन डेप्थ पढ़ के जाना है। सिमिलरली अगर आप देखें अगला जो टॉपिक है काउ पॉक्स डिजीज़। अब डिजीज़ेस को लेकर के भी हम स्टूडेंट्स को बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो डिजीज़ेस थे वो पढ़ना सजेस्ट करते थे कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डिजीज़ेस, दीज आर द नंबर ऑफ डिजीज़ेस यू शुड स्टडी। बट नाउ आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर आपको एक फुल फ्लेजेड तैयारी करनी पड़ेगी। ICAR ई कोर्स या तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यहाँ की वेबसाइट पे जाके अगर आप एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल डिजीज़ेस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिजीज कॉजिंग एजेंट एटलीस्ट इतना आप हर एनिमल को लेकर के पढ़ के जाइए, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगेन काउ डिजीजेस से लास्ट 2-3 ईयर्स से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, तो दिस थिंग इज ऑल्सो समथिंग विच बिकम्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम सेकेंड लर्निंग की बात करते हैं, वो आता है क्वेश्चंस फ्रॉम नॉन कन्वेंशनल चैप्टर्स। नॉन कन्वेंशनल कहने का क्या मतलब होता है? देखिए कुछ चैप्टर्स हैं हमारे हमारे ARD के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री एंड हो गया, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, प्लांटेशंस हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, एग्रोनॉमी हो गया, फील्ड क्रॉप्स हो गया। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इकोलॉजी का चैप्टर, रूरल डेवलपमेंट का चैप्टर, ये वो चैप्टर्स नहीं हैं जिन्हें हम कन्वेंशनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। बट दिस ईयर इन NABARD in phase 1 there were 3 questions from the chapter ecology and climate change. Ecology and climate change को हम इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं अटैच किया करते थे, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से नहीं पूछे जाते थे। बट दिस ईयर देयर वर 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 40 फ्रॉम दिस टॉपिक। इससे एक चीज़ तो हमें ये समझ में आ गई कि नॉन कन्वेंशनल चैप्टर्स भी हमें बहुत अच्छे से करके जाने हैं। जो हम स्टूडेंट्स में एक टेंडेंसी होती है कि नहीं यार इंपॉर्टेंट पढ़ लो, लास्ट में बहुत बच्चे पूछते हैं कि मैम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, पेपर क्लियर हो जाए। देखिए अगर इस वक्त आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास टाइम है कि आप सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर सकें, सो प्लीज़ यूज़ दिस टाइम वाइजली। आप शॉर्टकट्स के पीछे मत भागिए, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्योंकि जिन टॉपिक्स को हम नॉट सो इम्पॉर्टेंट क्लासीफाई कर देते हैं, एट टाइम्स वो भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। 3 to 4 क्वेश्चंस उन टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं। सो दिस वाज द सेकंड लर्निंग। नाउ कमिंग टू दी फेज 2। अगर मैं फेज 2 की बात करूं कि फेज 2 में जो ARD था वो किस तरीके का आया था, क्या वहाँ पर हमें ARD स्टैटिक के अंदर लर्निंग्स थी एज फार एज द स्टैटिक पार्ट इज कंसर्न। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन थी ना, लर्निंग थी, वो ये थी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। कैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन? ये देखिए, with sufficient irrigation facilities present, which of the following kinds of cropping system can be followed? अब ये जो एलिमेंट है कि हर एक क्रॉपिंग के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बताना, ये पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ज़्यादा इन डेप्थ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नोट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन ये सारे क्रॉपिंग सिस्टम्स आपने कहीं ना कहीं अपने सिलेबस में ज़रूर पढ़े होंगे। अगर आपने इनको पढ़ा है तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन यूज़ करनी थी। ये क्रॉपिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, किन एरियाज़ में प्रैक्टिस किए जाते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग में आते हैं, रेन फेड फार्मिंग में आते हैं, क्या इनके रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ये बेसिक चीज़ें अगर आप पढ़कर जाते हो तो यहाँ पर अब आपको उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर अप्लाई करना था और उसी के बेसिस पे हमें पता लगने वाला था कि इसका आंसर क्या होगा। सिमिलरली अगर आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रीज फॉर ग्रोथ इन हाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, यहाँ पे इन्होंने हमें ग्रोथ और एलिलोपैथी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है। अगेन हाई फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स सिलेबस में कवर करवाया जाता है, एलिलोपैथी अगेन सिलेबस में कवर करवाया जाता है, बट ये दोनों सेपरेट टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पर आपको दोनों टॉपिक्स कंबाइन करके एक क्वेश्चन पूछा गया है। सो दैट इज द थर्ड लर्निंग, दैट इज क्वेश्चंस जो हैं अब वो एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं। NABARD को ऐसे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए जिन्होंने रोट लर्न किया और वो पेपर टिक करके आ गए। दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जो भी कॉन्सेप्ट आप ARD का पढ़ रहे हैं, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि what is meant by that concept, right? So that was the third learning which you should keep in mind. Now moving ahead, now let me call Gurkirat sir for the current affairs of ARD. Sir, ARD के अंदर जो current affairs थे, क्या उनके अंदर भी हमें हमारी कोई major learning थी as such? Major learning is not the thing, but the only point is कि obviously you have to now prepare ARD current affairs. Specifically, I say agriculture reports are important. फॉर एग्जाम्पल NABARD एनुअल रिपोर्ट देखिए, NABARD एनुअल रिपोर्ट में हर साल हमें फेज 1 में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे पिछले 2-3 साल से, तो वो इस बार भी आए हैं फेज 1 में। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि NABARD की स्कीम पूछी उन्होंने फेज 2 में,
दैट इज़ दी आई थिंक ABAC स्कीम जो है वो पूछी गई थी। फिर उन्होंने आपकी एग्रीकल्चर रिपोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी। द रीज़न फॉर दैट इज़ इफ़ यू सी, देखिए ये कहीं न एक काइंड ऑफ हिंट नाबार्ड ने पिछले साल दिया था जब उन्होंने PACS या और कुछ चीज़ों के ऊपर क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट किए थे। तभी भी हमें लगता था कि स्टैटिक ही इंपॉर्टेंट है, करंट लेस वेटेज है। बट इस साल आप देखोगे बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स हो गया, आपका नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट हो गया, तो उन पे कहीं न कहीं आपकी नाबार्ड की जो प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स हैं, जो कि मेंशन की हुई हैं सिलेबस में, मेंशन नहीं आई वुड से, जो कि कोर रिपोर्ट्स कह सकते हो आप, नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट है या फिर आपकी हैंडलूम सेंसस, एग्री सेंसस, लाइवस्टॉक सेंसस, इनको आप ज़रूर अच्छी तरह तैयारी कीजिए और इनको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बट इम्पॉर्टेंट है, पढ़िए अभी से। बट अगर किसी कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसका एडिशन चेंज होने वाला है, तो फॉर दैट वेट फॉर द लेटेस्ट एडिशन। दैट्स ऑल। जैसे नाबार्ड एनुअल रिपोर्ट वगैरह होंगी तो जो लेटेस्ट है वो पढ़ना, पिछले बिल्कुल। साल वाली अभी मत पढ़ने बैठ जाना, जी। ठीक है। तो करंट अफेयर्स के अंदर हमारा मेजर एज सच कोई लर्निंग नहीं है। जो इंपॉर्टेंट लर्निंग है वो यही है कि आप ARD करंट अफेयर्स को अब इग्नोर नहीं कर सकते। द वेटेज इज इंक्रीजिंग विद एवरी पासिंग ईयर। तो अगर मैं ARD की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं वो ये है कि कवर टॉपिक्स इन डिटेल। जो भी टॉपिक आप ARD के सिलेबस में पढ़ रहे हो उसे डिटेल में पढ़िए, इन डेप्थ पढ़िए और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ के पढ़िए, बिकॉज क्रॉस एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट इज समथिंग विच यू विल बी मेड टू डू। आपसे ये काम एग्जाम में करवाया जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स का क्रॉस एप्लीकेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट पढ़ा समझा और बंद कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट में कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। दैट इज द सेकंड लर्निंग। एंड द थर्ड थिंग इज यू कैन नॉट इग्नोर ARD करंट अफेयर्स। अभी तक बच्चे हमसे पूछते थे मैम ARD का करंट अफेयर्स छोड़ के चले जाएं। नहीं, अब आप ARD का करंट अफेयर्स छोड़ के नहीं जा सकते, ये आपको करना होगा, बिकॉज यू हैव सीन की वेटेज जो है वो इंक्रीज हो रही है। जस्ट लास्ट वन थिंग है, थोड़ा सा ना कॉमिकल टाइम में लगेगा आपको कि आप हमें बोल रहे हो पूरे वीडियो के एंड में कि आपने फिर छोड़ने को हमें बोला क्या है। कि हमने बोला फाइनेंस शुरू में पढ़ लो, एग्रीकल्चर पढ़ो, ESI पढ़ो, ठीक है। अब हमने एंड में बोला कि तुम लोग कंसेप्ट्स को भी पढ़िए और ARD करंट अफेयर्स को भी पढ़ो। तो मोटी मोटी लर्निंग एक चीज़ ये भी है कि यार अब इस साल ना आपको छोड़ने के बारे में अभी मत सोचो। अभी आपके पास टाइम, इसीलिए ये वीडियो अभी बनाया है कि अभी तो बहुत बच्चे, शायद कुछ बच्चे आप से प्रिपेयर कर जो इंटरव्यू में बैठेंगे इस साल, बट आपके लिए लर्निंग सबसे सही मौका है। एंड अगेन गाइस, डू नॉट वेट कि इंटरव्यू होंगे फिर हम थोड़ा थोड़ा शुरू करेंगे, फिर हम कहीं ना कहीं जाके देखेंगे कि नाबार्ड की नोटिफिकेशन आएगी और फिर हमसे वही सवाल पूरा साल पूछोगे। तो वो चीज़ मत करो। आपको प्रॉपर एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हमने बनाया था, वो इसीलिए बनाया था कि ताकि आपको अभी से ही राइट पाथ पे आप शुरू हो जाओ तैयारी करना। क्योंकि वो एक बहुत गलत अप्रोच है कि मैं क्या पिक एंड चूज़ वाला अप्रोच ना किसी एग्जाम में नहीं चल रहा है। तो वो पिक एंड चूज़ में फिर वो भी आपके साथ पिक एंड चूज़ ही खेल रहे हैं कि भाई अच्छा पढ़ रहा है, पूरा साल से तैयारी कर रहा है, ले तू आ जा, तू अभी 2 महीने पहले वाला है, फिर तू रहने दे। तो वो काम मत आओ। डू नॉट गो टू दैट लेवल। दैट इज़ वन थिंग आई वुड से मैम। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं बहुत से कैलेंडरी सेशंस लेती हूँ और वहाँ पे बच्चे मुझसे एग्जाम से 1 महीने पहले पूछते हैं, 15 दिन पहले पूछते हैं कि मैम ARD कैसे कवर करें, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो। ना तो इस दुविधा में खुद आओ, ना इस दुविधा में मुझे डालो कि मैं आपको 15 दिन में स्ट्रैटेजी बताऊं, नहीं हो पाएगा। अभी आपके पास टाइम है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ एंड स्टार्ट preparing really well for this examination. So students, that was all that we wanted to discuss, and if you like this video, then please do subscribe to our YouTube channel. And on this note, we take a leave from you and we wish you all the very best for your preparation for your 2025 exam. Thank you so much, students.